तो 2023 का एक और मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एनीमे यानी मैं बात कर रहा हूँ अपने काइजू नंबर 8 के बारे में। तो इस एनीमे का लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली ये एनीमे का एपिसोड 1 आ चुका है और इसका एपिसोड 1 कैसा है, अच्छा है कि नहीं, उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन तो दूंगा। और भी इसके अलावा आज की वीडियो में हमारे पास काफी सारे कमाल के अपडेट्स है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने अपडेट्स के ऊपर बढ़ने से पहले सच कहूँ तो यहाँ पे आज एक काफी स्पेशल डे है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज 15 अप्रैल है और आज के दिन को हमारे सेलिब्रेट किया जाता है एनिमे डे के तौर पे। तो आज इतना स्पेशल डे है, तो आज हम लोग अपने कुछ कमाल के अपडेट्स में बात करें। जैसे कि यहाँ पे डिटेक्टिव कोनन द मिलियन डॉलर पेंटाग्राम की जो मूवी है उसने फर्स्ट डे के अंदर 860 मिलियन येन का कलेक्शन कर लिया है जापानीज बॉक्स ऑफिस में। और हाँ, ये जो इतना ह्यूज नंबर देख रहे हो आप लोग, ये बस इसके फर्स्ट डे का कलेक्शन है। और इतने बड़े नंबर के साथ यहाँ पे ये बिगेस्ट मेगा हिट बन चुकी है जापान की हिस्ट्री में। जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे डिटेक्टिव कोनन को बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं, बट तुम लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे ये मूवी अच्छे खासे पैसे कमा रही है। इसलिए अगर लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है तो होप करते हैं कि मूवी इंडिया में भी रिलीज हो। अब वैसे देखा जाए तो जापानीज थिएटर के अंदर अभी जेजेके की भी स्क्रीनिंग हुई थी, जहां पे आपको पता है तो मैं बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन की ब्लू रे डीवीडी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 41 से लेकर 44 को फिर से थिएटर रिलीज दिया गया। और जहां तक बात करिए कि इसकी स्क्रीनिंग से कितना कलेक्शन आया, तो मैं आप लोग बता दूं कि इसने $1,86,000 जितना कलेक्शन कर लिया है अभी तक। और अभी इस कमाल के नंबर को देखने के बाद ये मूवी जो है वो हाईएस्ट अर्निंग मिनी थिएट्रिकल रिलीज बन चुकी है। बट एनीवेज इन सब टॉपिक को साइड में रखकर अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। तो जैसे आप लोग पता होगा कि अपने सोलो लेवलिंग की मेन कैरेक्टर यानी संग जिनवू के जो जापानीज वॉइस एक्टर है, वो जब एपिसोड 4 को डब कर रहे थे, तब जब वो एपिसोड 4 को डब कर रहे थे तब उन्होंने खून की खांसी की थी। और ये सेम चीज एक्चुअली में अपने संग जिनवू के इंग्लिश वॉइस एक्टर साथ भी हुई है, जहां पे संग जिनवू के इंग्लिश वॉइस एक्टर ने जब एपिसोड 11 को डब किया था तब उसके रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें भी खून की खांसी हुई थी। और यहाँ से ही पता चलता है कि अपने जो दोनों वॉइस आर्टिस्ट है वो पूरी जी जान लगा के डबिंग कर रहे हैं। इसलिए होप करते हैं कि अब जो सोलो लेवलिंग का लास्ट एपिसोड हिंदी डब में आने वाला है वो भी इसी तरीके से कमाल की डबिंग के साथ आए। बट एनीवेज इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। तो मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ही एनिमे देखते हैं, बट अगर आप लोग मांगा की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किस मांगा से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो डैन डेडेंट का मांगा है वो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मांगा है न्यू कमर्स को। मतलब माई एनिमे लिस्ट के अकॉर्डिंग जो न्यू कमर्स होते हैं वो ज्यादातर इसी से अपनी मांगा जर्नी अभी के टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आप लोग चाहो तो इसकी मांगा स्टार्ट तो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वार्निंग देता हूँ कि ये कोई नॉर्मल मांगा नहीं है, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा वाइल्ड है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो मांगा रीडर्स को पता ही होगा, बट अगर आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। अब बाय द वे इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने मैशले एनिमे की मांगा को लेकर। तो जैसे पता है कि मैशले एनिमे तो खत्म हो गया, बट उसकी मांगा के बारे में बात करें जिसकी सेल्स तो बहुत ही ऊपर जा चुकी है। और लिटरली इसकी मांगा की सेल्स इतनी ज्यादा जापान में बढ़ चुकी है कि इसकी जो मांगा के स्टॉक्स थे वो भी खत्म हो गए। और इस सीरीज के एक्चुअली बहुत सारी मल्टीपल इंक्वायरीज आई है पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से, क्योंकि जो अब इसकी मांगा है वो अब कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, जिसकी वजह से काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे कंप्लेन कर रहे इस चीज को लेकर। और इसीलिए अब मैशले की मांगा के जो सारे 18 वॉल्यूम्स है उनकी जो रीप्रिंट्स है वो 19 अप्रैल से अब स्टार्ट कर दी जाएगी, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे मांगा की सेल्स काफी बढ़ चुकी है और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इन सारी चीजों का क्रेडिट मैं मैशले की ओपनिंग को देना चाहूंगा, जिससे मैशले एनिमे दुनिया भर में पॉपुलर हुआ है। और आज मैशले की मांगा की क्रेज जो है वो लोगों के बीच में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। इसलिए इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें, जो कि एकदम न्यू मांगा अभी अभी मार्केट में आया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने टोक्यो रिवेंजर्स क्रिएटर यानी केन वाकुई की न्यू मांगा सीरीज, जिसका नाम है एस्ट्रो रॉयल। और हाँ, जो इसका मांगा का ऑफिशियल टाइटल है वो अब एस्ट्रो रॉयल है, जहाँ भी ये एस्ट्रो रॉयल का मांगा हमारे वही टोक्यो रिवेंजर्स से डेलिक्वेंट सीरीज के ऊपर बेस्ड है। जो कि अगर आप लोग इस मांगा को रीड करने का प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसका चैप्टर 1 अब मांगा प्लस के ऊपर आ भी चुका है, जो कि आप लोग चाहो तो इसके मांगा के चैप्टर 1 को चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपनी एक ऐसी मांगा के बारे में जो कि कोई शोनेन मांगा नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी सेनिन मांगा विनलैंड सागा के बारे में। और ये मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि विनलैंड सागा का मांगा बहुत जल्द एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विनलैंड सागा के जो क्रिएटर है यानी माकोटो युकीमुरा, उन्होंने यहाँ पे रिवील किया है कि मांगा जो है वो अपने फाइनल चैप्टर से अब ज्यादा दूर नहीं है। और हाँ, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, विनलैंड सागा मांगा जो है वो बहुत जल्द एंड होने वाला है। जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये थोड़ी सी बुरी न्यूज हो सकती है विनलैंड सागा फैंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी मांगा एंजॉय कर रहे थे। अब वैसे देखा जाए तो इस मांगा की 19th एनिवर्सरी भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इस मांगा को आए हुए अब 19 साल भी हो चुके हैं। और इसी को लेकर मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे ये जो मांगा है वो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था वीकली शोनेन मैगजीन में, मतलब आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। विनलैंड सागा का मांगा एक्चुअली में पहले शोनेन मांगा था, बट फिर कुछ महीने बाद ही हमारा ये जो मांगा था वो शोनेन मैगजीन से हटकर
सेनिन मैगजीन में आ गया, जो कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ये काफी बड़ा जंप है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे मांगास है जो कि शुरुआत तो शोनेन से करते हैं बट आगे जाके वो एक सेनिन मांगा बन जाते हैं। और एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पे वन पंच मैन वो भी सेनिन मांगा बन चुका है। और इसके अलावा विनलैंड सागा तो अपना सेनिन मांगा बना ही, बट बिग 3 सेनिन मांगा की लिस्ट में भी आ गया है, जिससे यहीं पे पता चलता है कि विनलैंड सागा की सीरीज कितनी ज्यादा कमाल की है। और इसीलिए विनलैंड सागा को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को ही लेकर, तो जैसे आप लोग पता होगा कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग की मूवी रिलीज हो चुकी है। और यहाँ ये मूवी एक्चुअली में काफी अच्छा कलेक्शन तो कर ही रही है, क्योंकि इस मूवी ने बस अपने 3 वीक्स के अंदर ही यूएस के अंदर $400 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। और इसी मूवी के प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के एक आइकॉनिक पैनल को यूज किया गया है उनके ऑफिशियल्स के द्वारा। और यहाँ पे ये लोग किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। साथ में जुजुत्सु काइसेन की पैनल का इतना बड़ा रेफरेंस देखने मिला है, जिससे यहीं पे पता चलता है कि जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी इनसेन लेवल पर है। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि एक्चुअली में आता है हमारे एक न्यू हिंदी डब एनिमे को लेकर। क्योंकि आप लोग पता है तो मैं बता दूं कि हमारे एक न्यू एनिमे को हिंदी डब मिलने वाला है, जिसका नाम है डोरहिडोरू। डोरहिडोरू का जो सीजन 1 है वो बहुत ज्यादा आप लोग को हिंदी डब में मिलेगा, इसकी लीक्स आई है। और इस लीक्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं मैं आप लोगों को वो नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोग 100% भी ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डोरहिडोरू एनिमे जो है वो अपना नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल एनिमे है, और अपने ओरिजिनल एनिमे को तो डब करने में नेटफ्लिक्स हमेशा आगे ही रहता है। इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि ये एनिमे भी आप लोगों को ऑफिशियली तौर पे हिंदी डब में जरूर देखने मिलेगा। एंड इसीलिए क्या आप लोग इस एनिमे की हिंदी डब के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा आप लोग मैं बता दूं कि मैंने नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब वॉइस कास्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ लेटेस्ट एनिमेस के बारे में। जैसे सबसे पहला एनिमे आता है अपना विंड ब्रेकर, जो कि एक्चुअली में अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो इस एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे एपिसोड 2 देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि एनिमे अभी काफी अच्छा जा रहा है। और लिटरली विंड ब्रेकर को अब इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है कि इसने यहाँ पे अब टोक्यो रिवेंजर्स को भी सरपास कर दिया है रेटिंग्स के मामले में। और हाँ, जो इन दोनों की रेटिंग्स है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, बट सच कहूँ तो इस रेटिंग से एक्चुअली में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि विंड ब्रेकर को अभी सिर्फ 10,000 लोगों ने ही रेट दिया है। और जहां तक टोक्यो रिवेंजर्स की बात करें तो टोक्यो रिवेंजर्स को 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है। और इसीलिए ये न्यूज तो मुझे बकवास लगती है कि टोक्यो रिवेंजर्स को अभी सरपास कर दिया विंड ब्रेकर ने। मतलब एक्चुअली में जब ये एनिमे खत्म हो जाएगा तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इसने सरपास किया कि नहीं। अब ऐसे अगर आप लोग मांगा रीडर हो तो आप लोग कमेंट में आके बता सकते हो कि दोनों में से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है, मतलब टोक्यो रिवेंजर्स ज्यादा अच्छा है या फिर विंड ब्रेकर, वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बताओ। अब ऐसे सच कहूँ तो हम लोग अपने एक और न्यू एनिमे के बारे में बात करें जिसके बारे में लोग बात करते ही नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने वायरल हिट एनिमे के बारे में। और अगर आप लोग पता है मैं बता दूं कि वायरल हिट एनिमे भी अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, और इसका एपिसोड 1 आ भी गया और मैंने देख भी लिया है। और जहां तक मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं कि मुझे इसका एपिसोड 1 कैसा लगा, तो यहाँ पे इसका एपिसोड 1 एक्चुअली में अच्छा है। मतलब अच्छा तो नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका एपिसोड 1 काफी ज्यादा ही फनी था, क्योंकि एक तो इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स है उनका जो लुक है वो काफी ज्यादा मुझे फनी लगा है। साथ में यहाँ पे जो इसका आर्ट स्टाइल है वो काफी ज्यादा सिमिलर है अपने लोकिज्म से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो दोनों क्रिएटर है वो सेम है। इसलिए लोकिज्म का सीजन 2 तो नहीं आ रहा है, बट अगर आप लोगों को लोकिज्म से ही मिलता जुलता कोई एनिमे देखना है तो आप लोग वायरल हिट एनिमे को जरूर देखना है। आप लोगों को ये एनिमे देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। अब अगर आप लोगों ने वायरल हिट का एपिसोड 1 देख लिया है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। साथ में इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर ही रहे थे, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने काइजू नंबर 8 एनिमे के बारे में। तो इसके बारे में बात करने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, बट उनमें से अगर हम लोग एक एक करके सभी चीजों में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि काइजू नंबर 8 एनिमे का एपिसोड 1 क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और साथ ही में जैसे कि हमें बताया गया था कि क्रंचीरोल के ऊपर ये लाइव स्ट्रीम होगा, तो लाइव स्ट्रीम हुआ भी था क्रंचीरोल पर। और साथ ही में इस एनिमे ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार कोई एनिमे जो है वो ट्विटर एक्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुआ। और इस चीज को लेकर कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं था, बट एक्चुअली मैंने देखा ट्विटर एक्स पर जहाँ पे ये लाइव स्ट्रीम हो रहा था। और अगर आप लोग भी ट्विटर एक्स के ऊपर इसको लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो आप लोगों को इसके लिए काइजू नंबर 8 के ऑफिशियल चैनल पे जाना होगा। और जब आप इनके ऑफिशियल अकाउंट में पहुंच जाओगे तो आपको इनके ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे वो जैपनीज की रियल टाइम के साथ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जो सभी कंट्रीज की टाइमिंग है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पे मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश सबटाइटल भी देखने मिलेंगे, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट होगा लेकिन हम लोगों को इंग्लिश सबटाइटल भी देखने मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। और ये ट्विटर के ऊपर लाइव स्ट्रीम तो हुआ ही, साथ ही में ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कराता है। और यहाँ से ही पता चलता है कि इस एनिमे का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है। बट यहाँ बात करें कि ये सारी चीजें फ्री है, तो देखो क्रंचीरोल पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है और ट्विटर के ऊपर भी लाइव स्ट्रीम होगा। तो साफ साफ कहता हूँ कि ये दोनों लाइव स्ट्रीम फ्री है, आप लोग फ्री में काइजू नंबर 8 के एपिसोड को देख सकते हो। बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एड्स बहुत ज्यादा आएंगे। लिटरली 23 मिनट के एपिसोड में आप लोगों को 20 मिनट का एड देखने मिलेगा, जिसमें आप लोगों को शिकायत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जापानीज रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मतलब जब जापान के टेलीविजन में काइजू नंबर 8 का एपिसोड आ रहा है तो वहाँ पे जापान वाले जितने भी एड्स चलाएंगे वो एड्स हमें भी देखने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे एड्स तो आप लोगों को भर भर के देखने को जरूर मिलेंगे। बट एनीवेज इन सब चीजों को साइड में रखकर अगर आप लोगों को सिर्फ इसका एपिसोड 1 देखना है तो मैं बता दूं कि ये क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है।
है। और साथ में ये सिर्फ सबटाइटल के साथ ही नहीं, ये आप लोगों को हिंदी, तमिल, तेलुगु और इवन इंग्लिश डब के साथ भी देखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस एनिमे के एपिसोड 1 के जो सारे डब्स है वो अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहे हैं, जो कि आप लोग चाहो तो जाके क्रंचीरोल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। अब ऐसे सच कहूँ तो मैंने काइजू नंबर 8 का हिंदी डब तो नहीं देखा है, इसलिए हिंदी डब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा। बट हाँ, मैंने सुना है कि काइजू नंबर 8 का हिंदी डब काफी ज्यादा कमाल का है, इसलिए इस वीडियो को डालने के बाद मैं जरूर इसके एपिसोड 1 को भी हिंदी डब में देखूंगा। बट फिलहाल के लिए अगर इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करें कि इसका एपिसोड 1 मुझे कैसे लगा, तो मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से ये एपिसोड अच्छा था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस एपिसोड को पीक कहूं कि हाँ ये एपिसोड पीक था। मतलब इस एपिसोड के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात किया जा सकता है। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले एनिमेशन बारे में बात करूँ, जिससे काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। और सच कहूँ तो ऐसे मांगा रीडर मुझे ऐसा नहीं लगा कि एनिमेशन में थोड़ी सी कमी है। मतलब कुछ कुछ जगह में एनिमेशन काफी सही थी, बट ऐसा भी नहीं है कि अब सारी जगह में एनिमेशन अच्छी थी। कुछ कुछ सीन्स में एनिमेशन ठीक ठाक थी, बट सच कहूँ तो ये मानना पड़ेगा कि एनिमेशन ओवरऑल सॉलिड थी। और इसके अलावा ओएसटी, विजुअल्स और जो भी डिफरेंट एंगल्स हम लोग को दिखाए गए इस एपिसोड के अंदर वो भी काफी अच्छे थे। अब वैसे ज्यादातर लोग तो यहाँ पे एनिमे और मांगा कंपैरिजन करते हैं। इवन मैंने खुद भी काइजू नंबर 8 का मांगा पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं एनिमे मांगा में से क्या चूज करूँ, तो यहाँ पे मैं मांगा ही को चूज करूंगा। बट यहाँ पे एनिमे को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनिमे के अंदर अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड आया है और अपकमिंग एपिसोड के अंदर मैं शुरू के कह सकता हूँ कि शायद मांगा को जस्टिस मिले एनिमे के अंदर। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होगा कि आप लोगों को इस एनिमे को देखना चाहिए कि नहीं। तो देखो, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी एनिमे का फर्स्ट एपिसोड आया है, जो कि मैं शुरू के कहता हूँ कि आप लोग इसके एपिसोड 1 को देखो। आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद ही इस एनिमे के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। और मैं होप करूंगा कि ये स्प्रिंग का मोस्ट पॉपुलर एनिमे बने, क्योंकि अपने विंटर 2024 का जो मोस्ट पॉपुलर एनिमे था वो तो सोलो लेवलिंग ही रहा था। बट स्प्रिंग के अंदर मैं होप करूंगा कि काइजू नंबर 8 का एनिमे सबसे पॉपुलर एनिमे बने, क्योंकि इस एनिमे के अंदर हम लोग को आगे जाके बहुत सारी चीजें तो देखने मिलेगी। इसलिए मेरी मानो तो इस एनिमे को भी आप लोग एनिमे ऑफ द ईयर की लिस्ट में डाल लो, क्योंकि एनिमे ऑफ द ईयर में सिर्फ सोलो लेवलिंग ही नहीं है, यहाँ पे सोलो लेवलिंग और टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए अपना काइजू नंबर 8 एनिमे भी आ चुका है। और इसीलिए सच कहूँ तो मैं तो इसकी अपकमिंग एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग इसके अपकमिंग एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इस वीडियो को कहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोग वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।